Hello everyone. Today we are discuss about causes of hiatal hernia. In last our discussion, we describe definitions, types, and sign and symptom of hiatal hernia. What is hiatal hernia? Types of hiatal hernia. Now we are going with causes of hiatal hernia. Causes क्या है इसकी? तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे थे कि एज रिलेटेड चेंजेस इन डायफ्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा एज रिलेटेड जो है चेंजिंग आ जाती हैं. हाउ इज़ चेंज डायफ्राम बिकॉज इन जब एज हो जाती है तो ये मसल्स जो हैं हमारे वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं एज के साथ साथ. और जब ये वीक होते हैं तो बहुत छोटी सी इंजरी के साथ भी क्या होता है, ये रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे लाइनिंग आना शुरू हो जाती है, लीजन्स आना शुरू हो जाते हैं और क्या होगा कि वो वहाँ पे स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं. वो जो मसल्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो टूट फूट वहाँ पे होना शुरू हो जाती है. वो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी इंजरी की वजह से हो सकती है. सेकंड अगर कॉजेज जो है देखते हैं, इंजरी टू द एरिया, एग्जांपल एनी ट्रॉमा और सर्जरी अकर्स. अगर कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी की वजह से भी क्या होता है कि उस एरिया के अंदर क्या होगा कि माइट भी कोई मसल्स जो है वो लूज़ हो जाए, वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं पहुँच रही, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपरली उस मसल को नहीं पहुँच पा रही स्टिचेस की वजह से या सर्जरी की वजह से, या फिर कोई चोट लग गई है, गिर गए हैं, कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से डायफ्राम के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है. डायफ्राम क्या होता है, लूज़ हो जाता है. और जब वो मसल्स डायफ्राम के लूज़ होते हैं या एसोफेगल स्फिंक्टर मसल जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है. और जब ओपनिंग ज़्यादा होगी तो हमारा जो स्टमक है वो आउटसाइड को बल्ज कर जाएगा. कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, पैदाइशी तौर पर हो सकती है. और इसके अलावा जो एक्सेसिव कफ की वजह से, बहुत ज़्यादा कफिंग की वजह से या वॉमिटिंग करने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ऊपर की तरफ जब बढ़ेगा, ऊपर को जब प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, जब ज़ोर से कफ करेंगे या वॉमिट करेंगे तो ये मसल्स जो हैं, जो डायफ्राम है वो एकदम से क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा. रिलैक्स होगा तो उसकी ओपनिंग, जहाँ पे ये स्फिंक्टर मसल जो है, कार्डिया मसल्स हम लोगों ने बात की थी, जो स्टमक का ऊपर वाला फंडस वाला हिस्सा है वो क्या होगा, वो एसोफेगस के साथ ही ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, निकल आएगा उस एरिया से. यहाँ पे जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग से वो आउट हो जाएगा. स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बावल मूवमेंट, यानी कि खिंचाव की वजह से ऐसे लोगों के अंदर जो कि वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, वेट को उठाते हैं ज़्यादा, तो मसल्स के अंदर खिंचाव पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है. जब तनाव आएगा तो उसकी वजह से क्या होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वीक होने की वजह से वहाँ पे मसल्स जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं. वहाँ की टिनी वेन जो हैं, जो टिनी सी वेन्स होती हैं वो क्या होंगी, रप्चर हो जाएंगी. और उस एरिया का क्या होगा कि वो एरिया ये वाला लूज होना शुरू हो जाएगा. एक रीज़न ये भी है, एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग की वजह से, वेट लिफ्टिंग की वजह से, हैवी ऑब्जेक्ट उठाने की वजह से, जैसे कोई सामान उठाते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि ये हाइटल हर्निया होने के चांसेस होते हैं. एक जो है ओबेसिटी भी रीज़न बनती है. जैसे ये हम पिक्चर में देख रहे हैं कि इनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से प्रेशर जब ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा कि ये स्टमक ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊपर की तरफ वो अपनी एक जो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल प्लेस से क्या होगा, वो अपग्रेड हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, बल्ज आउट करेगा और ऊपर की तरफ वो जाएगा. और जब ऊपर जाएगा तो ये कंडीशन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. इसके अलावा प्रेगनेंसी जो है ये भी एक रीज़न बनती है, एक वजह बनती है हाइटल हर्निया की. और पैथोफिजियोलॉजी अगर इसकी हम लोग देखते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वेट लिफ्टिंग जो हमने बात की है उसकी वजह से हो जाता है. सीरियस क्या है,
एक्टिविटी जो स्टर्नस एक्टिविटी जो करते हैं, जो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज, हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो भी एक रीज़न बनता है। कॉन्स्टिपेशन जो है, कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन क्या करती है, उसमें भी जब करते हैं, स्टूल पास करने लगते हैं, तो क्या होता है, एक प्रेशर रेज होता है जो कि अप साइड पे जाता है और उसकी वजह से भी ये हाइटल हर्निया हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में हम मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे, इसके अंदर एनल फिस्टुला भी, एनल फिशर्स भी हो सकते हैं और हेमरॉइड्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है एनस के अंदर। एसोफेगल गैस्ट्रिक जंक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक, लाइक जैसे वहाँ पे डायाफ्राम के अंदर क्या होगा, डायाफ्राम जो है जब यहाँ की ओपनिंग जो है स्टमक हमारा जब बल्ज आउट होगा, आउटसाइड पे जाएगा, तो क्या होगा कि ये वाली डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये डायाफ्राम अपनी जगह से हट जाएगा। वो जो एक ओपनिंग है उसकी डायाफ्राम की, जो यहाँ पे ओपनिंग है, वो यहाँ जैसे है वो स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज स्पेस की वजह से वो अपनी जगह को छोड़ देगा। प्लस क्या होगा, जब नीचे से प्रेशर ऊपर को जाता है तो डायाफ्राम भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये यहाँ से यूं हो जाएगा। और जब यूं जाएगा तो ऑटोमेटिक जो भी ऑर्गन है, लाइक यहाँ पे स्टमक है, और वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ बल्ज आउट कर जाएगा और क्या होगा, लार्ज ओपनिंग हो जाएगी। और एसोफेगस के साथ ही जो है वो स्टमक आउट ऑफ होगा, आउट निकल जाएगा वहाँ ओपनिंग के अंदर से, डायाफ्राम की ओपनिंग से यहाँ पे बाहर हो जाएगा। और जब वो बाहर जाएगा तो उसे क्या बोला जाता है, वो हाइटस कंडीशन इसे बोला जाता है। स्टमक हर्नाइटस थ्रू द हाइटस इनटू द चेस्ट। क्या होगा, स्टमक, ये हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट रीजन के अंदर जो है स्टमक आ जाएगा। एक नॉर्मल पर्सन की जैसे ये चेस्ट है, तो इसके अंदर क्या होगा, स्टमक चेस्ट के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। और जब चेस्ट के अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या है, लंग्स भी हैं और हार्ट भी है। तो ये क्या होगा, जब ये इसने जगह ले ली तो ये ऑटोमेटिक क्या होंगे, ये बैक साइड पे जाएंगे, तो ये इसको स्पेस देंगे। जब स्पेस देंगे तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है, तो क्या होगा, वहाँ पे यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगा। पर्सन को जो है एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट होगा और वो अपनी जगह से भी, ऑर्गन दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे अपनी जगह से हट जाएंगे। और इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और पेशेंट जो हैं अक्सर वो ये सोचते हैं कि शायद उनको हार्ट पेन होना शुरू हो गया, जबकि वो चेस्ट पेन जो है किस वजह से हो रहा होता है, हाइटल हर्निया की वजह से वो चेस्ट पेन होता है। लेकिन वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि माइट भी उन्हें हार्ट अटैक आना शुरू हो गया, या हार्ट पेन है, या कंजनाइटल हार्ट डिजीज़ उनको हो गई है, और में भी वो जो है हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर उन लोगों को जिनको खट्टी डकारें आती हैं, उनको फील होता है कि खाना उनकी चेस्ट के अंदर ही है, मुंह के अंदर खाना आ रहा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, या फिर मुंह से स्मेल आती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है ज़्यादा और वो डाइजेस्ट फूड नहीं हो पाता, उनके पेट में जैसे उभार जैसा आता है, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, इस तरह की फीलिंग होती है, तो वो ज़रूर जो है अपने अल्ट्रासाउंड करवाएं, स्टमक का होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि फाइंडिंग जो है, क्लियर फाइंडिंग पता चले कि क्या उसको हाइटस हर्निया हुआ है या वैसे ही उसको एपिगैस्ट्रिक पेन है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनिफेस्टेशन इसकी क्या होती हैं, क्या साइन सिम्टम होते हैं। इसमें जो है हार्ट बर्न होता है और बहुत ही वर्स कंडीशन के अंदर जो है उसको पेन होती है पर्सन को। वो क्या फील करता है कि बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन है, जबकि वो क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, लेकिन वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये मेरे दिल की दर्द है, हार्ट पेन है या फिर स्टमक पेन है, तो वो इसको जज ही नहीं कर पाता। तो उसके अंदर भी वॉमिटिंग भी होती है, हार्ट बर्न होता है, हार्ट बर्न जो जलन होती है, एक एसिडिटी जो है
है वो फील होना शुरू हो जाती है। और पेशेंट जो है वो पर्सन जिसके साथ ये हुआ है वो जैसे खाना प्रॉपरली निगल नहीं सकता, स्वॉलो नहीं कर सकता, उसको फील होता है कि पेट के अंदर उभार है, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग इसे बोलते हैं कि फूला हुआ पेट उसको महसूस होता है। इस तरह की कंडीशन उसको फील होगी। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि मोस्टली हम उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको मॉडिफिकेशन करे, उसको जैसे वो स्पाइसी फूड लेता है या बाहर के खाने मंगवा के खाता है तो उसको घर का खाना खाना है, चबा के अच्छे से खाना है। 32 जो है बार हमारे जो टीथ हैं उसको च्युइंग करते हैं, चबाते हैं खाने को, और वो पूरा मैश होकर हमारे जब स्टमक में जाता है तो स्टमक को भी इजी रहता है उसको डाइजेस्ट करने में। तो प्रॉपरली घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। और अगर वो नहीं खाते, वो बाहर का खाना खाते हैं, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये वाली डिजीज़ होगी। और जब इस तरह की एपिगैस्ट्रिक पेन या अल्सरेशन होगी, अल्सर होगा या हाइटल हर्निया होगा, तो ऑटोमेटिक जब वो खाना ही नहीं खा रहा तो उसका वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, वेट उसका गिरना शुरू हो जाएगा। उसको क्या बताना है कि एंटासिड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो है जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो ले, अपने मील को एटलीस्ट 3 आवर्स प्रायर टू स्लीप खाना खाए। वो ऐसा नहीं कि बिस्तर पर जा रहा है और उस वक्त वो खाना खा रहा है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उससे डाइजेस्ट नहीं होगा फूड प्रॉपरली। वो बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले उसको खाना खाना चाहिए। और उसको अपनी इस हैबिट को प्रॉपरली जो है वो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर रखना चाहिए ताकि वो एक हैबिट उसकी हो जाए। ऐसा ना हो कि वो सोने के लिए जा रहा है, जब सोना है उसी वक्त खाना खाएगा तो वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि रात के टाइम जब हम लोग सो जाते हैं इन स्लीपिंग कंडीशन, हमारे ऑल ओवर बॉडी के मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। वो अपना फंक्शन जो प्रॉपर एक नॉर्मल वे में हो रहा होता है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है और फूड जो है एज इट इज़ हमारे स्टमक में रहेगा। जब स्टमक में रहेगा तो HCl भी ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो एक जूस होता है स्टमक के अंदर, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसकी जो है ज़्यादा वो निकलना शुरू होगा और वो खाने के साथ मिलकर और ज़्यादा पेनफुल, जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो खाना क्या होगा, उसकी वजह से लाइनिंग के अंदर क्या होगी, लाइनिंग के अंदर लीजन्स आने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे खाना पड़े पड़े क्या होगा, वो ख़राब करेगा हमारे स्टमक की लाइनिंग को। तो इस हैबिट को क्या करना है, अवॉइड करना है, ख़त्म करना है और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना है।